उसने हज़ारा को, यानी मैदान हज़ारा की बात मैं कर रहा हूँ, इस हरीपुर के इलाके की, मैदान हज़ारा को 4 पट्टियों में तक़सीम कर दिया। उस वक़्त 84 गाँव थे यहाँ पर, तो 4 पट्टियों में तक़सीम किया और हर पट्टी के हिस्से में 21-21 गाँव जो हैं वो उसने उनको तफ़वीज़ कर दिए। उसमें पहली जो पट्टी थी वो गुजरी पट्टी थी। दूसरी पट्टी जो थी वो तुर्क पट्टी थी, तुर्क पट्टी मनकराय। और तुर्क पट्टी मनकराय तो नाम दिया गया उसे, और उसके जो ये जीटी रोड पर हरीपुर शहर से सरायसाला तक जो आस-पास के गाँव हैं वो उस तुर्क पट्टी में शामिल थे, जहाँ पर अब भी बहुत सारे दिलज़ाक आबाद हैं। और चौथी पट्टी तरीनी पट्टी दरवेश। तरीनी पट्टी दरवेश में ये दरवेश का मौज़ा दरवेश और इसके आस-पास के इलाके शामिल थे। देहात जो 21 देहात इसमें शामिल थे। अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ ज़ारा पार्ट 8 के साथ वहीद कुरैशी आपसे मुख़ातिब हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और ज़िंदगी के अमल में भरपूर तरीके से शरीक होंगे। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप हमारे व्लॉग को बाकायदगी से देखते भी हैं और अपनी आरा का इज़हार भी करते हैं। अ, तो ये आपकी तरफ से एक ताअमुन भी है और एक हौसला अफ़ज़ाई भी मेरे लिए। अ, थोड़ा-सा तारीख़ ज़ारा का जो सिलसिला था उसमें तातुल आ गया था, उसके लिए मैं आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ। ये एक तवील सिलसिला है, इसमें बहुत सारा काम अभी रहता है। मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, क्योंकि इस ख़ित्ते की तारीख़ बहुत पुरानी है और मैं ये चाहता हूँ कि इसके जितने भी पहलू हैं, यानी इसके सियासी, सक़ाफ़ती, जोग्राफ़ियाई, तारीख़ी सारे पहलू जो हैं वो एक-एक करके आपके सामने पेश किए जाएँ। बड़ा सब्र आज़मा काम है और एक मुश्किल काम भी है। बहरहाल आपके ताउन से ये इंशाअल्लाह अपने पाए तकमील को पहुँचेगा। आखिरी जो हमारा व्लॉग था तारीख़ ज़ारा के सिलसिले में, तारीख़ ज़ारा पार्ट 7 जो था, उसमें मैंने हरी सिंह की जो मांगल की जंग थी उसका ज़िक्र किया था और उससे पहले मक्खन सिंह के कत्ल का और अमर सिंह मजीठा के कत्ल का। ये जो पहले 2 सिख हुक्मरान थे इस इलाके में आए थे, यानी मक्खन सिंह सबसे पहले 1817 में यहाँ पर मक्खन सिंह की लड़ाई हुई थी। शाह मोहम्मद हरीपुर के एक गाँव है, यहाँ पर मनकराय के साथ, मनकराय के सामने। तो उस लड़ाई में यानी वो मोहम्मद ख़ान तरीन और मुकामी जो दिल-ए-ज़ाक और जदून और तनोली कबाइल थे, उनके साथ मिलकर वो लड़ाई लड़ी गई और उसमें मक्खन सिंह जो है वो मारा गया था। तो उसके बाद फिर अमर सिंह मजीठा को भेजा गया। मक्खन सिंह की कहानी कुछ यूँ है कि मक्खन सिंह को जब यहाँ पर पहली दफ़ा हरीपुर में या हज़ारा में आया, तो उस वक़्त वो यानी महाराजा रंजीत सिंह की तरफ से मुकर्रर करदा हुक्मरान नहीं था। वो पिंडी का एक फ़ौजदार था और यहाँ पर मनकराय में तुर्कों की आपस की लड़ाई थी, हाशिम ख़ान और कमाल ख़ान तुर्क की। तो हाशिम ख़ान ने कमाल ख़ान को कत्ल कर दिया था और कमाल ख़ान जो था उसके ताल्लुकात या दोस्ती मोहम्मद ख़ान तरीन के साथ थी। लिहाज़ा जो कमाल ख़ान का बेटा था फ़तह ख़ान, उसकी मदद फिर ज़ाहिर है मोहम्मद ख़ान तरीन ने की और उसी वजह से फिर अ, हाशिम ख़ान ने पिंडी जाकर मक्खन सिंह को जो है वो तामन की अपील की और मक्खन सिंह यहाँ पर आया। तो यहाँ पर एक पहली जो जंग हुई थी इनकी, उसमें मुकामी लोगों को शिकस्त हुई थी और मोहम्मद ख़ान तरीन का जो आबाई गाँव था गुलटेरी, उसको आग लगा दी गई थी। लेकिन उसके बाद ही जब दूसरी जंग हुई यहाँ पर, उसी अثناء में मक्खन सिंह ने यहाँ पर शाह मोहम्मद में अपनी गढ़ी बना ली थी, एक छोटा-सा किला बना लिया था। तो और सिरसाला में भी। तो उस वक़्त ये हुआ कि दूसरी जो लड़ाई हुई उसमें वही मोहम्मद ख़ान तरीन थे और उनके साथ जो दिलज़ाक और मशवानी और तरीन जदून जो जो भी थे, उनके साथ मिलकर लड़ाई हुई मक्खन सिंह के ख़िलाफ़ और मक्खन सिंह जो था वो मारा गया। उसके बाद अमर सिंह मजीठा को भेजा गया। अमर सिंह मजीठा ने एक यानी उससे एक गलती ये हुई कि अ, उसने पहले उसके प्रोग्राम में ये शामिल था कि वो तनावल की तरफ जाएगा और तनावल के इलाके को फ़तह करेगा। लेकिन जो करड़ाल कबीले के एक शख़्स फ़तह मोहम्मद करड़ाल ने उसको मशवरा दिया कि आप पहले हमारे करड़ाल जो इलाका है, करड़ाल कौम का,
उस पर आप अगर उसको तस्खीर कर लें तो आप इस पूरे इलाके को तस्खीर कर लेंगे। लिहाजा फिर अमर सिंह मजीठा उधर गया और वहाँ पर मोहम्मद खान करड़ाल को उसने कैद किया और वो मोहम्मद खान करड़ाल कैद से निकलने में कामयाब हो गए और फिर वो आगे नगरी बाला की तरफ चले गए और फिर अमर सिंह मजीठा ने नगरी बाला तक तहक़्क़ुब किया और वहाँ पर समंदर कट्ठा के मकाम पर उनकी करड़ाल कौम की और अमर सिंह मजीठा की एक जंग हुई। बड़ी एक एक तरह से घमसान की जंग थी, क्योंकि वो पूरा करड़ाल कबीले के लोग इकट्ठे हुए थे और उन्होंने फिर वहाँ पर अमर सिंह मजीठा को कत्ल कर दिया। तो उसके बाद फिर ये बड़ा एक सेटबैक था महाराजा रंजीत सिंह को जब खबर पहुंची। तो फिर जो अटक का हुक्मरान था शेख हुक्मा सिंह, उसको भेजा गया। हुक्मा सिंह जब आया इंतकाम लेने के लिए तो ये सरायगदाई से आगे डिंगी से आगे ये सुल्तानपुर मोटा के मुकाम पर उसकी फिर जंग हुई इन्हीं लोगों के साथ, यानी तरीन और मशवानी और उनमें अतमंजई भी शामिल थे उनके साथ। तो हुक्मा सिंह को वहाँ से वापस जाना पड़ा। फिर उसके बाद उसने रंजीत सिंह ने फिर राम दयाल को भेजा, कर्नल एलाई बख्श को भेजा, लेकिन उन्हें भी ये दाढ़ी के मुकाम पर या नाड़े के पास शिकस्त हुई, राम दयाल मारा गया। बहरहाल ये तो था। इसके बाद फिर जब हरी सिंह को बुलाया गया तो हरी सिंह जब आया तो मांगल के मुकाम पर जंग हुई। मुकामी जो जदून थे और यहाँ से जो लोग तनोली गए हुए थे और तरीन मोहम्मद खान तरीन की सरकर्दगी में तो इनकी जंग हुई और बहुत बड़ी जंग थी वो सिखों के साथ इस इलाके में जो जंगें हुई वो बहुत बड़ी उनमें से पहली बड़ी जंग थी। उसका अहवाल मैं पहले तफसील उसकी बयान कर चुका हूँ, अब दोबारा उसको मैं दोहराऊंगा नहीं। तो उसके बाद जब हरी सिंह हरिपुर में पहुंच आया, यहाँ पर आकर उसने फिर अपना किले की तामीर शुरू की और हरिपुर शहर आबाद किया 1822 में। तो फिर उसका रुख जो है वो तनावल की तरफ हुआ। अब तनावल में यहाँ पर जो शिंगड़ी का इलाका है, शिंगड़ी के इलाके पर उस वक्त जो था वो सरबुलंद खान था, शिंगड़ी का रईस था। तो और ज़ाहिर है तनावल का जो जहाँ जहाँ से आगाज़ होता है वो यही इलाका था। तो फिर उसने शिंगड़ी के खान सरबुलंद खान के ख़िलाफ़ जो है वो जंग का ऐलान किया। तो एक जंग हुई उनके दरमियान मंगलूर के मुकाम पर। तो उस जंग में ये हुआ कि सरबुलंद खान को एक तरह से पसपाई अख्तियार करना पड़ी और वो वहाँ से तंदूला बैलग्राम का इलाका है ये नाड़ा के साथ, तो वहाँ पर चला गया और पीछे दरवाज़े के मुकाम पर ये दरवाज़ा गांव जो है यहाँ पर अपने बेटे शेर खान को उसने हरी सिंह को रेजिस्ट करने के लिए वहाँ पर छोड़ा। शेर खान की और हरी सिंह की जब जंग हुई तो उसमें ये हुआ कि शेर खान मारा गया और फिर हरी सिंह ने ये किया था कि शेर खान की लाश को ये किला हरकिशन गढ़ जो है जो उस वक्त ज़ेर तामीर था यहाँ लाकर उसने लाश लटका दी एक लोगों को ज़ाहिर है दहशत के लिए। बहरहाल ये जंग जो थी इसमें फिर सरबुलंद खान ने वहाँ से जब बैलग्राम में था वो, तो वहाँ से तैरखेलियों और मशवानियों और मंजरियों को साथ मिला के एक लश्कर तैयार किया और फिर उसने किला शेरवान पर जो है वो हमला किया। किला शेरवान पर हमला किया, उसको लूट लिया, लेकिन हुआ ये कि उसमें जो अ, ये एक तनोलियों की एक शाख है लब्याल, तो लब्याल शाख का एक शख्स था कमरुद्दीन, वो उसका एक डबल किरदार अदा कर रहा था। वो बज़ाहिर तो इसके सरबुलंद खान के साथ था, लेकिन वो अंदर से जासूसी कर रहा था हरी सिंह के लिए। तो ये बात जब सरबुलंद खान के इल्म में आई तो उसने उस कमरुद्दीन लब्याल को फांसी दे दी, सज़ा दे दी और ख़ुद जाकर वो उस तरफ रूपोश हो गया। फिर हरी सिंह ने बहुत कोशिश की। ये जो सरबुलंद खान है ये तनोलियों की जो पलाल शाख है उसकी एक बहुत बड़ी शख्सियत थी सूबा खान, ज़बरदस्त खान जिसका जो जिन्हें सूबा खान कहा जाता था। सूबा खान का लक़ब उन्हें अहमद शाह अब्दाली ने दिया था। जब अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की जंग में अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था तो अहमद शाह अब्दाली ने ज़बरदस्त खान को सूबा खान का लक़ब भी दिया और इस इलाके का रईस मुकर्रर किया। और उस वक्त पूरे तनावल के इलाके में यानी अपर तनावल और लोअर तनावल इस पे जो हुक्मरानी थी वो सूबा खान की थी। तो ये सरबुलंद खान सूबा खान का पोता था।
यानी महमूद खान का बेटा, सरफराज खान का बेटा था। तो बहरहाल हरी सिंह ने बहुत कोशिश की, और हरी सिंह ने पाइंदा खान को भी इस सिलसिले में इंसेंटिव दिया कि क्योंकि हरी सिंह ने वो जो जंग हुई थी मंगलूर की, उसमें बहुत सारे इलाके जो थे हिंदवाल शाह के, ये पाइंदा खान के मलकियत में थे या उसके इख्तियार में थे, उन पर भी कब्जा कर लिया था। तो हरी सिंह ने उससे कहा कि आप अगर सरबलंद खान को गिरफ्तार करने में मेरी मदद करें तो मैं आपके इलाके वापस कर दूंगा। बहरहाल वो तो ना हो सका, और बहुत अरसे बाद जब उनकी सुलह हुई तो फिर सरबलंद खान वापस आया तो शिंगड़ी को हरी सिंह ने जला दिया था, और फिर जब उनकी सुलह हुई तो ये जोड़ा पिंड का इलाका दिया गया, और सरबलंद खान ने अपनी ज़िंदगी के बाकी जो दिन थे वो जोड़ा पिंड में गुजारे। अब ये मंगलूर की जंग थी, और इसके बाद बहुत सारी जंगें हैं। अभी उनका अहवाल मैं आपके साथ शेयर करूँगा एक एक करके। वो ख़ास तौर पर जब पाइंदा खान, नवाब पाइंदा खान के ज़माने में सिखों के साथ बहुत सारी जंगें हुई, उनका अहवाल बाद में बयान किया जाएगा। लेकिन थोड़ा सा मैं इस सिलसिले में एक इस इलाके का जो पस मंज़र है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। असल में ये जो हज़ारे का इलाका है, जिसे मैदान हज़ारा कहा जाता है या हज़ारा कारलुक कहा जाता था उस ज़माने में, क्योंकि तैमूर ने यहाँ पर कारलुक कबीले के जो एक दस्ता था वो यहाँ पर छोड़ा था, और उसी ये हरिपुर का जो मैदानी इलाका है, मैदान हज़ारा और अटक तक ये जो इलाका था, इसमें इसको हज़ारा कारलुक कहते थे। और ये छछ का इलाका जो है, ये गनगरी की दूसरी तरफ जो मगरब की तरफ, वो छछ का इलाका सारा दरिया सिंध से जो शुरू होता है, जिसे आजकल अटक में शामिल किया गया है, ये सारा हज़ारा कहलाता था। और हज़ारा जो है ये मैदान हज़ारा की बात कर रहा हूँ। और ये जो हज़ारा डिवीज़न का इलाका है, इसकी मैंने आपके साथ हिस्ट्री पहले शेयर की है। इसके जो मुख्तलिफ मैदान हैं, पकली का, औरश का मैदान है, और मैदान हज़ारा है, और अगरोर की वादी है, और तनावल का जो हमारा इलाका है, ये मुख्तलिफ तकसीमें थीं इस इलाके की, जोग्राफियाई और हिस्टोरिकल और सकाफ़ती हवाले से। तो ये जो आपका दुरानियों तुर्कों का ऐद यहाँ पर शुरू होता है, पखली सरकार का ज़माना। उससे पहले ये पखली का इलाका जो था, ये कश्मीर में शामिल था, या कश्मीर का हिस्सा रहा। उसके बाद जब पखली की रियासत कायम हो गई और तुर्कों की यहाँ पर हुकूमत कायम हो गई, तो उसके बाद फिर ये अलग से ये पखली का जो रियासत थी, और उसके साथ फिर ये हज़ारा, मैदान हज़ारा का जो बड़ा हिस्सा था वो भी बराह रास्त तो नहीं, लेकिन बिलवास्ता तौर पर पखली सरकार का ही हिस्सा रहा है। तनावल का इलाका भी जो था, उस पर भी तुर्कों का कब्ज़ा था, और तुर्कों का जो कब्ज़ा था वो औरश के मैदान में दमतोड़ तक था। दमतोड़ में भी तुर्कों की हुकूमत थी, और दमतोड़ के उस तरफ जो इलाके थे, दमतोड़ के जनूब में और जनूब मशरक़ में, ये इलाके गलियात के और खानपुर वगैरह का इलाका, नाड़ा, नीला, ये सारे इलाके गखणों के कब्ज़े में, गखड़ कौम के कब्ज़े में थे। तो उसके बाद जब दुरानी अहद शुरू होता है, यानी जब अकबर का ज़माना था, तो अकबर ने 1589 में इस मैदान हज़ारा को अटक के सूबे में शामिल कर दिया, एक परगना के तौर पर, एक ज़िले के तौर पर। अटक सूबे का एक ज़िला बन गया, और यहाँ का सारा इंतज़ाम इंसराम जो था वो अटक से चलाया जाता था, अटक जिसे अटक बनारस कहते थे। बहरहाल उसके बाद फिर दुरानी ऐद शुरू होता है। तुर्कों की हुकूमत तो पकली में 1713 में ख़त्म हो गई, और वहाँ पर ये हुआ कि उस ज़माने में, यानी 17वीं सदी में जो स्वात से स्वातियों की आमद जो है वो पकली के अंदर वो शुरू हो चुकी थी, और 1713 में बाकायदा तौर पर स्वातियों ने तुर्क हुकूमत जो थी उसको टेक ओवर कर लिया था। उसकी मैं तफ़सील आपके साथ पहले शेयर कर चुका हूँ, दोबारा उसकी ज़रूरत नहीं है। फिर जब 1748 में अहमद शाह दुरानी या अहमद शाह अब्दाली जब बादशाह बना, तो उसने इस सारे इलाके पर, पंजाब पर और इस खिते पर, ये जो हमारा हज़ारा डिवीज़न का सारा इलाका है, इस पर भी कब्ज़ा हो गया। तो उस ज़माने में अहमद शाह अब्दाली ने इस खिते में, यानी हज़ारा और पखली और ये जो इलाका है, इस पर और बरह रास्त तो हुकूमत नहीं की, और उसने ये किया कि यहाँ पर जो ख़वानीन थे या जो मोतबर लोग थे, उनको ही मुंतज़िम मुकर्रर किया। तो अ, उसमें ये हुआ कि
जो हज़ारे का ये मैदान हज़ारा था, इसका इंतज़ाम जो था, इसका हाकिम मुकर्रर किया था उन्होंने नजीबुल्लाह खान तरीन को। और उस तरफ खानपुर के इलाके जो थे, जो यानी खानपुर का सारा इलाका, टेक्सला तक, मरगला तक, और इस तरफ गलियात का इलाका शामिल था, वो सारा गफरों की एक तरह से सुल्तनत आप कह सकते हैं उसको। तो वहाँ पर राजा जाफ़र खान को मुकर्रर किया हाकिम, और तनावल में सूबा खान को हाकिम मुकर्रर किया गया, और पकली में सादत खान जो थे, गढ़ी बिबुल्ला के जो खान थे, स्वातियों के एक चीफ थे, उनको मुकर्रर किया। इस तरह से यहाँ पर दुरानी अहद जो था, वो उसमें मुकामी लोगों ने ही हुक्मरानी की दुरानियों के बिहाफ पर। तो उसमें ये जो हरीपुर की सूरत हाल थी, या ये जो मैदान हज़ारा है, यहाँ पर उस वक्त जो बड़ी कौमें थीं आबादी के लिहाज से, और जो कदीम कौमें थीं यहाँ की, वो गुजर थे और अवान कबीला था। लेकिन जब मुग़लों का दौर जो है वो ज़वाल पज़ीर होता है, मुग़लों की सल्तनत, तो उस वक्त ये अ, जो बाहर से कौमों का जो आमद है, वो इस इलाके में वो शुरू हो गई। यानी स्वाति तो ज़ाहिर है 16वीं सदी में और 17वीं सदी में यहाँ पर आ चुके थे पकली के इलाके में। इसी तरह तरीन भी यहाँ पर आ गए, और फिर दिलज़ाक भी आ गए। और यहाँ पर जो सूरत हाल थी उस वक्त, एक बावजूद इसके कि दुरानी ऐद शुरू हो चुका था, तो उस वक्त भी एक अनारकी की सूरत हाल थी। इसके बावजूद कि यहाँ पर हुक्मरान थे दुरानियों की तरफ से मुकर्रर किए गए, लेकिन उसकी मिसालें मौजूद हैं। वो जो अनारकी का मैंने ज़िक्र किया है, यहाँ पर नजीबुल्लाह खान तरीन जो था, वो मैदान हज़ारा में दुरानियों की तरफ से हाकिम था। लेकिन जब वो दुरानी जो हुक्मरान थे, जो अटक सूबे के जो मुंतज़िम होता था, वो जब यहाँ से मालिया वसूल करने के लिए आते थे, तो यहाँ पर अक्सर ये था कि वो मालिया देने से इनकार किया जाता था, या उतना मालिया नहीं दिया जाता था जितना वो उसका मुतालबा करते थे। तो इस बिना पर यानी दुरानियों के जो एहलकार थे, या उनके जो उनकी तरफ से जो एलची आते थे, उनके साथ भी जंगी हुई। एक जंग यहाँ पर चोर मलक्यार में हुई, जिसमें एक नवाब खान भेजा गया दुरानियों की तरफ से इस इलाके के मामलात वसूल करने के लिए। तो उसके साथ जंग हुई, और वहाँ पर उसको ये मलक्यार के पास वहाँ पर कत्ल कर दिया गया, वहाब खान। तो इस तरह की और बहुत सारी मिसालें हैं। लेकिन उस ज़माने में असल अनारकी ये थी कि चूँकि गुज्जर यहाँ के मुकामी बाशिंदे थे, कदीम बाशिंदे थे, इस तरह अवान भी थे। तो जब दिलज़ाक यहाँ पर आए, और तरीन आए, और मंज़ई आए, और इस तरह की जो कौमें थीं, जो बाहर से आईं, तो उनकी वजह से यहाँ पर कुछ मसाइल पैदा होना शुरू हो गए। यानी कहा जाता है, एक तो उसमें जो हमें तारीख़ अगर देखें, और सीना बसीना भी ये बातें जो हैं हम तक पहुँचती हैं, कि अ, कहा ये जाता है कि जो गुज्जर जो थे, वो इस पूरे मैदान हज़ारा में, यानी जो कोट नजबुल्ला का इलाका है, इसके इर्द-गिर्द ये सरी पंडोरी का इलाका, और उससे आगे जो चंबा पिंड, और ये सारा इलाका जो था, ये गुजरों का इलाका था। ये खानपुर रोड के साथ जितने भी इलाके हैं, और बल्कि तरबेला में भी जो मलकियतें थीं, वो पुरानी वो गुजरों की थीं। तो जब यहाँ पर तरीन आए, तो तरीन तरबेला में भी आबाद हुए, और ये हरीपुर के इलाके में भी आबाद हुए। इसी तरह जो, तो वो जो मैं बात कर रहा था कि कुछ रवायात ऐसी हैं मिलती हैं हमें सीना बसीना, कि जो तरीन थे, उनको गुजरों ने यहाँ आने की दावत दी थी। चूँकि गुज्जर जो थे, उनका जो पेशा या उनकी जो सरगर्मियाँ थीं, वो ऐसी थीं कि वो अपने ज़मींदारी या माल मवेशी के या इस तरह के कामों में मसरूफ़ रहते थे, और जंगजू लोग नहीं थे। तो उन्होंने तरीनों को दावत दी यहाँ आने की। इसी तरह तरबेला के इलाके में, अब जब तरीन आए, तो तरीनों ने ज़ाहिर है यहाँ पर एग्ज़िस्ट करना था, उन्होंने सर्वाइव करना था। तो कहा यह जाता है कि तरीनों ने फिर गुजरों से ज़मीनें लेना शुरू कर दी। तो इस बिना पर गुजरों को एक परेशानी हुई। तो तरबेला के इलाके में ये कहा जाता है कि वहाँ के जो गुजर थे, उन्होंने दरिया पार के इलाके से, महाबन का इलाका है, या जो स्वात के इलाके हैं, अमाज़ई के, वहाँ से अथमानजई कबाइल को दावत दी आने की, ताकि वो आकर उनकी
ظاہر ہے یہ ایک طرح سے جنگجو قوم میں شمار ہوتی ہیں، تو ان کی اپنی پروٹیکشن کے لیے ان کو دعوت دی۔ اسی طرح ایبٹ آباد میں یہ بات مشہور ہے کہ یہاں کے جو لوگ تھے، عوام تھے، پرانی جو قوم تھی وہاں پر آباد تھی یا دیگر اقوام تھی، تو انہوں نے جدونوں کو دعوت دی اور ان کی دعوت پر جو ہے جدون وہاں پر آئے اور وہاں پر آباد ہوئے۔ تو یہ روایات موجود ہیں، بلکہ اس وقت ان روایات کو تقویت دیتی ہے ایک اور بات بھی کہ یہ اس پورے خطے میں یہ رواج تھا کہ جس علاقے میں جس گاؤں میں یا جس شہر میں سید گھرانہ کوئی نہیں ہوتا تھا تو اس کو ایک بے برکتی سمجھا جاتا تھا، اور برکت کے لیے اس گاؤں میں سیدوں کو دعوت دی جاتی تھی اور ان کو وہاں پر آباد کیا جاتا تھا، ان کو زمینیں دی جاتی تھیں تاکہ ایک برکت کا باعث بنے۔ تو یہ صورتحال تھی۔ بہرحال یہ ہوا کہ ترینوں کی طرف سے بھی گجروں کو شکایات تھیں اور خطرات تھے کہ وہ ان کی زمینیں جو ہیں وہ ان پر قبضہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو تربیلا کے اندر اتمنزیوں کا اثر رسوخ جو ہے وہ زیادہ ہو گیا، اور یہاں پر دلزاق جو تھے وہ بہت پہلے سے یہاں پر موجود تھے، تو دلزاقوں کی وجہ سے بھی لوگ پریشان تھے یہاں پر، خاص طور پر گجر۔ اور یہ تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ 1607 میں جب جہانگیر بادشاہ تھا ہندوستان کا، تو اس زمانے میں یہاں کے گجروں نے ایک شکایت کی تھی دلزاقوں کے حوالے سے شہنشاہ جہانگیر کی دربار میں۔ تو شہنشاہ جہانگیر نے پھر دلزاقوں کو کیونکہ دلزاقوں کے یہاں صرف مقامی لوگوں کے ساتھ جھگڑے نہیں تھے، بلکہ چونکہ دلزاق جو ہیں وہ یہ حش نگر سے پشاور، چرسدہ اور سوات کے علاقوں سے یوسفزئیوں کے ساتھ جنگوں کے نتیجے میں یہاں پر پہلے چھچھ میں آئے، پھر اس کے بعد یہ ہزارہ میں آئے، تو ان یوسفزئیوں کے ساتھ ان کی کافی جنگیں تھیں، اور ایک طرح سے امن جو تھا وہ یہاں پر مفقود تھا۔ تو اس بنا پر پھر یہاں سے گجروں نے بھی شکایت کی، تو جہانگیر بادشاہ نے پھر دلزاقوں کو یہاں سے بے دخل کر دیا تھا اور لاہور منتقل کر دیا تھا۔ لیکن بہت سے دلزاق یہاں پر رہ بھی گئے تھے، اور پھر بعد میں بہت سے دلزاق جو ہے وقتاً فوقتاً واپس آتے رہے، اور اس علاقے میں دلزاقوں کی موجودگی جو تھی وہ برقرار رہی۔ حتیٰ کہ یہ ہوا کہ جب اورنگزیب بادشاہ تھا، اور اورنگزیب کے زمانے میں ظاہر ہے مغلیہ دور جو تھا وہ زوال پذیر ہو چکا تھا، تو اس زمانے میں پھر وہ جو بغاوتیں تھیں اس طرف ہو رہی تھیں سرحدی علاقوں میں، یعنی یہ مغربی جو سرحد تھی ہندوستان کی، تو اورنگزیب بادشاہ جو تھا وہ خود حسن ابدال آیا اور یہاں پر اس نے 2-3 سال قیام کیا ان بغاوتوں کو کچلنے کے لیے۔ تو یہاں پر پھر یہ لوگ جو ہیں وہ ملنے کے لیے گئے، اور سب سے پہلے جو شخصیت اورنگزیب بادشاہ کے دربار میں پہنچی وہ یہ کوٹ نجب اللہ کے ایک چودھری دولت بیگ تھے۔ چودھری دولت بیگ جنہیں دولتا کہا جاتا تھا، چودھری دولتا، وہ سب سے پہلے اورنگزیب کے دربار میں پہنچے، اور اورنگزیب بہت خوش ہوا ان کی اس حاضری سے، اور اورنگزیب بادشاہ نے پھر چودھری دولتا کو یا دولت بیگ کو مقدم کا لقب بھی دیا، کیونکہ وہ سب سے پہلے وہاں پر دربار میں سلام کے لیے پہنچے تھے۔ اور پھر وہی شکایت جو ہے وہ اورنگزیب کے سامنے بھی پیش کی گئی، اورنگزیب بادشاہ کے سامنے۔ تو اورنگزیب عالمگیر نے پھر اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے سوچا، اور اتفاق سے وہ چونکہ دلزاق جو تھے وہ لاہور میں تھے، اور اورنگزیب جب وہاں سے آیا تو جو دلزاقوں کا ایک لیڈر تھا سالم محمد خان، وہ اس اورنگزیب عالمگیر کے ساتھ اس وقت دربار میں موجود تھا۔ تو جب یہ شکایت کی چودھری دولت بیگ نے، تو سالم محمد خان نے اس کو موقع غنیمت جانا اور اس نے ثالثی کی پیشکش کر دی۔ اورنگزیب عالمگیر نے اس پیشکش کو قبول کیا اور اس کی ذمہ داری لگا دی کہ تم اس مسئلے کو حل کرو۔ تو پھر سالم محمد خان کی تجویز پر اس کی جو سلیوشن دیا اس نے ہزارہ کو، یعنی میدان ہزارہ کی بات میں کر رہا ہوں، اس ہری پور کے علاقے کی، میدان ہزارہ کو 4 پٹیوں میں تقسیم کر دیا۔ اس وقت 84 گاؤں تھے یہاں پر، تو 4 پٹیوں میں تقسیم کیا، اور ہر پٹی کے حصے میں 21 گاؤں جو ہیں وہ اس نے ان کو تفویض کر دیے۔ اس میں پہلی جو پٹی تھی وہ گوجری پٹی تھی، گوجری پٹی دولتا اس کو کہتے تھے۔ یہ دولتا دولت بیگ، یہ کوٹ نجب اللہ میں اگر آپ جائیں تو سڑک کے کنارے پر ایک بن ہے، ایک جوہڑ جسے کہتے ہیں، ایک بہت بڑا تالاب ہے بارشی پانی کا، بہت پرانا۔
इसको दौलते की बन कहा जाता है, और ये उसी चौधरी दौलत बेग के ज़माने की बन है, इसीलिए इसको दौलते की बन कहा जाता है। तो बहरहाल एक पट्टी हो गई गोजरी पट्टी, गोजरी पट्टी दौलता। दूसरी पट्टी तो जो थी वो तुर्क पट्टी थी, तुर्क पट्टी मनकराय। और तुर्क पट्टी मनकराय तो नाम दिया गया उसे, और उसके जो ये जीटी रोड पर हरिपुर शहर से सरायसाला तक जो आसपास के गांव हैं वो उस तुर्क पट्टी में शामिल थे, जहां पर अब भी बहुत सारे दिलजाक आबाद हैं। तो ये जो दिलजाक पट्टी है, सॉरी ये दिलजाक पट्टी थी जो इस जीटी रोड के साथ जो सरायसाला तक आसपास गांव हैं ये सारे, दिलजाक कौम यहाँ पर आबाद है। और तुर्क पट्टी मनकराय थी, और मनकराय की पट्टी जो थी वो उसमें मनकराय और उसके साथ मुलिका जो देहात थे वो शामिल थे। और चौथी पट्टी तरीनी पट्टी दरवेश। तरीनी पट्टी दरवेश में दरवेश का मौज़ा दरवेश और इसके आसपास के इलाके शामिल थे। देहात जो 21 देहात इसमें शामिल थे। तो ये जो तकसीम की गई, इस तकसीम की रूह से ये एक बड़ी यानी साले मोहम्मद ख़ान ने उस मौके को उससे भरपूर फ़ायदा उठाया, और जो तकसीम हुई उस तकसीम में फिर ये हुआ कि गुजरों को नुकसान हुआ, क्योंकि ज़्यादा जो मलकियत थी यहाँ पर गुजरों की थी, लेकिन इस तकसीम की रूह से फिर बराबर तकसीम हो गई, तो उसमें तरीनों को भी फ़ायदा हुआ और दिलज़ाकों को भी फ़ायदा हो गया। और उसी ये औरंगज़ेब आलमगीर जो था ये 1674 या 1675 में यहाँ पर आया था, और 1672 में, तो 1672 में ही फिर साले मोहम्मद ख़ान ने सरायसाला यहाँ पर आबाद किया था। तो ये कहानी थी, इस तरह से इस हज़ारे को तक़सीम किया गया, मैदान हज़ारा को 4 हिस्सों में। और फिर ये जो तक़सीम थी ये सिखों के दौर तक, बल्कि ये जो दुरानी आयत था, इसके दुरानी आयत के इख्तिताम तक ये तक़सीम जो है ये बरकरार रही। उसके बाद फिर सिखों का दौर शुरू हो जाता है, और इसमें सिखों का जब दौर आता है तो उसमें जो यहाँ की जो मुकामी कौमें हैं उनमें सबसे अहम किरदार जो सिखों के साथ मुज़ाहमत और सिखों के साथ जो जंगें हुई और जो रेजिस्टेंस दी गई सिखों को, उसमें दो कौमें जो हैं वो ज़्यादा नुमायाँ हैं। एक तनौली हैं जिनमें नवाब पाइंदा ख़ान, और दूसरे तरीन हैं जिनमें मोहम्मद ख़ान तरीन जो था वो एक मशहूर शख्सियत थी जिसने सिखों को बहुत, यानी आप ये कह सकते हैं कि नाकों चने चबवाए। और इनके साथ फिर जो अक़वाम थीं, तरखेली भी शामिल थे, दिलज़ाक भी शामिल थे, उस्मानज़ई भी थे। ये सारी कौमें जो थीं इनके साथ एक अलायंस था सिखों के ख़िलाफ़। तो इसमें फिर अब मज़ीद आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा-सा देखेंगे कि इन अक़वाम की तारीख़, और ये ख़ास तौर पर ये जो हज़ारे की मैदान हज़ारा में जो तरीन कौम थी, और तरीन कौम में जो उनके जो नुमायाँ किरदार थे, मोहम्मद ख़ान तरीन, नजीबुल्लाह ख़ान तरीन, ग़ुलाम ख़ान तरीन, इनके बारे में भी तफ़सील में आपके साथ शेयर करूँगा। वो इंशाअल्लाह आइंदा व्लॉग में तारीख़ हज़ारा पार्ट 9 में। शुक्रिया।